अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली ईरान की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्राइक जो है वो सऊदी अरब में यूएस की जो एयरबेस है वहाँ पर कंडक्ट की गई। एयरबेस वैसे सऊदी अरब की है, सऊदी एयरफोर्स की है, लेकिन उस बेस के ऊपर जो मेजर एसेट्स थे वो यूएस एयरफोर्स के खड़े हुए थे। तो वहाँ पर ईरान की लाइकली एक बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक होती है और मेन टारमैक के ऊपर एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है, जहाँ पर प्रीवियसली यूएस ने अपने जो KC-135 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं उनको पार किया हुआ था। और इसी के बारे में एक रिपोर्ट आई थी कि एक स्ट्राइक में तकरीबन 5 के करीब जो यूएस एयरफोर्स के एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं वो डैमेज हुए थे। तो इम्पैक्ट भी ईरान का कंफर्म हुआ उस एयरबेस के ऊपर और साथ ही साथ यूएस के लॉसेस भी कंफर्म हुए। ये ऑब्वियसली उसकी जो सैटेलाइट इमेजरी है वो आप अपनी स्क्रीन पर पहले ही देख रहे हैं। और स्पेसिफिकली ये जो पर्टिकुलर एयरबेस थी सऊदी अरब के अंदर, ये काफी ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड थी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू, जहां पर थार्ड भी था, उसके बाद जो पेट्रियट सिस्टम है वो भी मौजूद थे एंड साथ ही साथ जो शोराइड सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस गन्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन ईरान जैसी कंट्री जिसका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, वो इस टाइम के ऊपर इतना इजीली वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट कर पा रही है। और ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं हुआ, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर टॉप ऑफ द लाइन वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, फिर भी इनकी जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर कंफर्म्ड हिट्स हुई, जहां पर इनको हैवी लॉसेस उन एयर बेसेस के ऊपर देखने को मिले। अब मेरा यहाँ पर सीधा सा सवाल है, किसी ने इतना ज्यादा रैंट नहीं किया, ना ही इन गल्फ कंट्रीज की अपनी जो पब्लिक है उन्होंने रोना डाला कि हमारी एयर बेसिस के ऊपर क्यों स्ट्राइक हुई, और ना ही ईरान की तरफ से इस टाइम के ऊपर उछला जा रहा है कि हमने उनकी एयर बेसिस के ऊपर स्ट्राइक की। ऑब्वियसली वो उनकी एयर बेसिस के ऊपर स्ट्राइक कर पाए, लेकिन क्या उन्होंने यहाँ पर ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि हम पूरी कॉन्फ्लिक्ट जीत गए, हमने पूरे तरीके से डोमिनेट कर लिया? खैर, ईरानियन तो इतने पागल नहीं है, लेकिन एक कंट्री जरूर है जो कि पिछले 11-12 महीनों से यही चीज क्लेम कर रही है कि उन्होंने एयर बेसिस को हिट करके वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो उसको जीत लिया। पिछले तकरीबन 10 महीने से ये लोग जो है वो कॉन्स्टेंटली इनका ये क्लेम होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल जमीन पे आ गई है, इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं बची। और ये डिल्यूजनल बातें करके ये पिछले 10 महीने से बड़े खुश हो रहे हैं कि जैसे ही अगली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी हम तो पाकिस्तान के जो सारे रनवेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करके इनके फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ने ही नहीं देंगे। ईरान इनसे तकरीबन 4 से 5 गुना ज्यादा हिटिंग कर चुका है गल्फ की एयरबेसिस के ऊपर, लेकिन वो भी इतने डिल्यूजनल नहीं है कि उन्होंने ऐसा एक लोनेटिक क्लेम भी पूरी दुनिया के सामने रखा हो। पिछले 25 दिनों में गल्फ कंट्रीज की जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर काउंटलेस स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन क्या उनसे उनकी जो एयर पावर है वो न्यूट्रलाइज होगी, मतलब कि उनकी जो एयर फोर्सेज हैं वो खत्म होगी, उन्होंने ऑपरेट करना बंद कर दिया? तो द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। और यही यहाँ पर एक फैक्ट है कि आप स्ट्राइक्स को परफॉर्म करके किसी भी जो कंट्री है उसकी एयर पावर को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट और दूसरी एसेट डिस्पर्सल। किसी भी एयरबेस के ऊपर उसके तमाम स्क्वाड्रंस तब एक जगह पर ऑपरेट करते हैं जब जमाना अमन हो, पीस टाइम हो। जैसे ही वॉर टाइम शुरू होता है तो डिफरेंट स्क्वाड्रंस को और डिफरेंट जो स्क्वाड्रंस के अंदर फिर यूनिट्स होते हैं उनको डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है। यानी कि जो जमाना अमन में आपकी एयरबेस के ऊपर यूनिट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड करके डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है। यानी कि एक स्क्वाड्रन के अंदर अगर आपके 18 एयरक्राफ्ट हैं तो उनमें से 6 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक लोकेशन पर होंगे, एक एयरपोर्ट के ऊपर डिप्लॉयड होंगे, 6 यूनिट्स जो हैं वो आपकी किसी दूसरी एयर स्ट्रिप के ऊपर डिप्लॉय होंगे। इस तरह से एक स्क्वाड्रन को डिवाइड करके वॉर टाइम्स में डिप्लॉय किया जाता है। तो आपकी एयरफोर्स सिर्फ जमाने जंग में एयर बेसिस के ऊपर डिप्लॉय नहीं रहती, बिकॉज सबको पता है किसी भी जंग की सूरत में जो प्राइम टारगेट है किसी भी एनिमी का वो आपकी एयर बेसिस होंगी। इसी तरह से जब मे का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने वाला था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो मेन एयर बेसिस हैं उनसे यूनिट्स को निकाल कर अपनी जो सेकेंडरी लोकेशंस हैं, बाकी एयर स्ट्रिप्स हैं, उनके ऊपर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। और ऐसा तकरीबन 80 प्लस लोकेशंस के ऊपर हुआ था, यानी कि 80 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और दूसरे एसेट्स जो थे वो अपनी वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट के ऊपर आ चुके थे। तो इंडियंस को एक्चुअली में यहाँ पर लगा कि 5 से 6 बेसिस को हिट करके इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर दिया या उसको इवन पूरे तरीके से खत्म कर दिया। रियलिटी जो थी वो इससे काफी डिफरेंट थी, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे वो ऑलरेडी 80 प्लस लोकेशंस के ऊपर पहले से डिप्लॉयड थे और वहां से किसी भी टाइम के ऊपर टेक ऑफ करके अपने जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकते थे। और इसके पीछे कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मैंने पहले एक टर्म मेंशन की थी, एसेट डिस्पर्सल। एसेट डिस्पर्सल का क्या मतलब होता है कि आप अपने एसेट्स को डिस्पर्स कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं उनको। वॉर टाइम के अंदर इसी
तरह से एक एयरफोर्स वर्क करती है जो अपनी मेन एयर बेसिस से जो उसके मेन एसेट्स वहां पर होते हैं उनको डिस्पर्स कर देती है, यानी कि उनको पूरे मुल्क में फैला देती है, डिवाइड कर देती है। और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेकशिफ्ट जो एयरफील्ड है या एयर स्ट्रिप है वो मौजूद है। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जिस बैकवर्ड तरीन इलाके से मैं बिलोंग करता हूं, कम से कम वहां पर भी एक तो अलहदा से एक एयर स्ट्रिप मौजूद थी। फिर उसके बाद हमारे इलाके को जो रोड्स आती थी उनके अंदर ऐसे पैचेस थे जहां पर उनको वाइड करके एक पूरा रनवे बनाया गया था, जिसके ऊपर नॉर्मल दिनों में जो आपका रोजमर्रा का ट्रैफिक है वो फ्लो होता था। और हर साल वहां पर आके एयरफोर्स जो है एक्सरसाइज को कंडक्ट करती थी एंड उस पूरे रनवे को जो है वो मेंटेन किया जाता था। और ये सब कुछ किस लिए किया जाता था? ताकि जो वॉर टाइम की सिचुएशन है यानी कि जमाने जंग हो उसमें इन सब को यूज किया जा सके। प्री प्लान्ड मैन्यूवर्स के थ्रू सारा जो मेंटेनेंस इक्विपमेंट है वो बाय रोड पहले ही इन लोकेशंस के ऊपर पहुंच जाता है, जिसमें फ्यूल ट्रक्स होते हैं, उसके बाद एयरक्राफ्ट का एमिनेशन होता है, उसके मिजल्स होते हैं। तो फाइट एयरक्राफ्ट ने वहां पर सिंपल क्या करना होता है, सिर्फ लैंड करना होता है, उसमें फ्यूल भरा जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है और पायलट चेंज करके इसी सेकेंडरी लोकेशन से वो जो एयरक्राफ्ट है वो दोबारा से फ्लाई कर जाता है। और बैक एंड पे आपके जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेटा लिंक के साथ वो एयरक्राफ्ट कनेक्टेड होता है, तो वहां से वो गाइडेंस लेकर एक पूरे कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर वो अपने कॉम्बैट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो मे का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो सिर्फ 3 दिन चला। आप यहां पर ये कह लो अगर ये 3 महीने या फिर 1 साल भी चलता तो फिर भी इंडिया की जो मिलिट्री है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरे तरीके से ग्राउंड कर सके। फिर भी किसी ना किसी लोकेशन से फाइट एयरक्राफ्ट जो थे वो फ्लाई करने थे एंड उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को कंटेस्ट रखना था, जिसका मतलब इंडियन एयरफोर्स कभी भी जो एयर सुपीरियोरिटी है उसको अचीव ना कर पाती। और आपके मिलिट्री ऑपरेशंस तब तक सही तरह से स्टार्ट ही नहीं होते जब तक आप एयर सुपीरियोरिटी अचीव ना कर पाए। सेम केस इस टाइम के ऊपर 3 से 4 साल हो गए हैं, यूक्रेन रशिया वॉर में चल रहा है कि कोई साइड भी जो है वो एयर सुपीरियोरिटी गेन नहीं कर पा रही, डिस्पाइट कि रशियन एयरफोर्स कितनी ज़्यादा पावरफुल है। सो इंडियन मिलिट्री क्या सोचती है वो तो इस टाइम के ऊपर मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंडियन पब्लिक जो इस टाइम के ऊपर सोच रही है ना कि वो ख्वाब देख रहे हैं कि इनके रनवेज को उड़ा के हम इनकी एयरफोर्स को ग्राउंड कर देंगे, तो इससे बकवास लॉजिक जो है वो आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, चाहे वो वेटरन्स हो, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हो, जो इन्होंने एयरबेसिस को हिट करने की कोशिश की, उसके ऊपर किसी ने कुछ इतना सिग्निफिकेंट रिपोर्ट नहीं किया। और ये चीज़ सेम आपको गल्फ कंट्रीज में नजर आ जाएगी, जिस तरह से ईरान उनकी एयर बेसिस को हिट कर पा रहे हैं, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज की एयर पावर है, यूएस की जो एयर पावर है वो उसी तरह से ऑपरेट कर रही है। डिग्रेड जरूर हुई है लेकिन उसी तरह से अगेन ऑपरेट कर रही है। लेकिन जो इस टाइम के ऊपर फैक्ट है, इसको बेशक आप ऑफेंसिव लो, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ईरान इस टाइम के ऊपर ना तो यूएस का और ना ही गल्फ कंट्रीज का एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट सही तरह से शूट डाउन कर पाया है। हिट उन्होंने जरूर किए हैं, F-35 भी हिट हुआ है, एक F-18 सुपर हॉर्नेट भी हिट हुआ है, लेकिन शूट डाउन नहीं हुए, अपनी एयर बेसिस तक सही सलामत पहुंच गए। यही चीज जो है वो इंडिया पाकिस्तान के केस में आप सबको पता है बिल्कुल भी नहीं हुई। अगर ईरान 2-3 एयरक्राफ्ट भी इस टाइम के ऊपर यूएस के शूट डाउन कर लेता तो इस टाइम के ऊपर ग्लोबली यूएस एयरफोर्स को अपना मुंह छुपाने की जगह ना मिलती, इतनी एम्बेरसमेंट होती। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ अभी तक नहीं हो पाई बिकॉज एयरक्राफ्ट को हवा में शूट डाउन करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एयर टू एयर कॉम्बैट में, और वो भी BVR कॉम्बैट में, किसी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना ये पीक मोमेंट है एयर पावर का, पिनिकल मोमेंट आप इसको कह सकते हैं कि एयर पावर को जाना ही इस वजह से जाता है। और इस पर्टिकुलर डोमेन में इस टाइम के ऊपर ईरान कुछ नहीं कर पाया बिकॉज ऑब्वियसली बात है उनके पास ना तो एयरक्राफ्ट अच्छे हैं और ना ही BVR मिसाइल्स अच्छी हैं, ना उनकी जो एयरफोर्स है वो एक नेटवर्क सेंट्रिक एयरफोर्स है, तो वो ये चीज़ अचीव नहीं कर पाए। अब इसी चीज़ को इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखो, 8-0 का स्कोर है, डूब मरने का मकाम है इस टाइम के ऊपर इंडिया के लिए कि अपने 7 से 8, 7 तो मैं खुद कंफर्म कर चुका हूं ओसेंट के थ्रू और इसके मैंने प्रूफ भी आपको दिए हैं। चैलेंज भी मैंने किया था कि कोई इन विजुअल्स को आकर जो है वो गलत प्रूफ कर दे, लेकिन कोई नहीं था यार, ठीक है। तो 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन करवाने के बाद डूब मरने का मकाम होता है किसी भी एयरफोर्स के लिए। मैं तो इवन यहां पर कहूंगा कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 से 3 फाइट एयरक्राफ्ट भी शूट डाउन किए होते तो इससे भी बड़ी कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां पर 7 से 8 प्लेटफॉर्म शूट डाउन हुए यार। मतलब मैं इस टाइम के ऊपर ये चीज इमेजिन नहीं कर पा रहा कि दुनिया में ऐसी कौन सी दूसरी कंट्री है जिसके इतने प्लेटफॉर्म्स BVR कॉम्बैट में शूट डाउन हुए हों।
और फिर भी वो इंडियंस की तरह ढीठ होकर पूरी दुनिया के सामने अपना जो रोना है वो करते रहे कि हमने इतनी एयर बेसिस को हिट कर दिया, इतनी एयर बेसिस को हिट कर दिया। 8 के करीब अपने फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स लूज किए, एक रिकॉर्ड बनवाया, और किससे बनवाया? एक 7 टाइम्स स्मॉलर कंट्री से। पाकिस्तान के बरक्स यहाँ पर एक चाइना जैसी बड़ी एयरफोर्स होती तो आप फिर भी इंडियंस को थोड़ा एडवांटेज दे सकते थे कि चलो एक अपने से बड़ी एयरफोर्स से एयरक्राफ्ट शूट डाउन करवा लिए, बिकॉज उनके पास नंबर ज्यादा हैं तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स से, जो तकरीबन 3 से 4 गुना आपकी एयरफोर्स से छोटी फोर्स है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती ये किस तरह से, कौन सा चूरन खा के इस चीज को डिफेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को समझ आती है तो काइंडली कमेंट में मुझे जरूर समझाना कि किस तरह से ये पॉसिबल कर पा रहे हो। ठीक है, और इसके ऊपर मेरी बस हो गई है, मैं और इतना बोल नहीं सकता। जो चीजें मैंने आपको समझानी थी आई होप कि वो बड़े अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।